बुलेटिन में खुशामदीद। खबर यह है कि 27वीं आईनी तरमीम भी लाई जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी में इत्तेफाक हो गया। मौलाना फजलुर रहमान को पहले से साथ मिलाया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से लाहौर में बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकात। जराए के मुताबिक 27वीं तरमीम के लिए पार्लियामेंट को मुतहर्रिक करने का फैसला किया गया। दोनों जमातों के आईनी और कानूनी माहिरीन कल इस्लामाबाद में सर जोड़कर बैठेंगे। 26वीं के बाद 27वीं तरमीम भी आएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो में इत्तफाक। मौलाना फजलुर रहमान को भी साथ मिलाया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से लाहौर में उनकी रहायशगाह पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलने का फैसला किया। जराए का कहना है अहम मुलाकात में 27वीं तरमीम के लिए पार्लियामेंट को मुतहरिक करने पर इत्तेफाक हुआ। अगले आईनी अक़दाम के लिए मौलाना को पेशगी ऑन बोर्ड लेने का फैसला हुआ और तरमीम के लिए इत्तेफाक राय हासिल करने पर मशावरत की गई। ये फैसला भी किया गया दोनों जमातों के आईनी और कानूनी माहिरीन 27वीं तरमीम के लिए पीर को इस्लामाबाद में सर जोड़कर बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पीपी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। पीपी ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का हर कदम पर साथ दिया। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को तारीखी मौका करार दिया और कहा गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए आईनी तरमीम कारगर साबित होगी। बिलावल की क़यादत में पीपी वफ्द ने हुकूमत के अक़दामात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तेफाक नहीं हुआ था। 27वीं तरमीम इंसानी हुकूक के खिलाफ हुई तो मौलाना साथ नहीं देंगे। प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से अपनी सवाबदीद है कि वो कहाँ तक जाना चाहते हैं। हमने मौलाना से इसी नियत से राब्ता किया था कि तरमीम की हिमायत ना करें। पे इत्तेफाक था, ये बात दुरुस्त नहीं। एक जुमला बोला था बैरिस्टर गौहर ने उस वक्त जबकि एक बिल्कुल मुख्तलिफ मसवदा हमारे सामने था। देखिए हम बुनियादी तौर पे इस तरमीम के खिलाफ हैं। सियासी मुज़ाहमत भी करेंगे और अदालती मुज़ाहमत भी करेंगे। मौलाना की अपनी सवाबदीद है, वो कहाँ तक जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते। हमने पहले मौलाना से एंगेज किया और इसी नीयत से किया कि वो ना तरमीम का हिस्सा बने। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर तो बात इस नौयत की है कि बुनियादी हुकूक को कम करना है, फौजी अदालतें बनानी है, तो मौलाना बिल्कुल इस पे बहुत वाज़ेह हैं, वो साथ नहीं देंगे इनका। 20 जूनियर वकील हमारी टीमों में काम करते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। 1-2 दिन की बात है, खत्म हो जाएगी। बैठ के कोई छोटा सा वकील बात कर दे। मीडिया को कुछ शायद चीज चाहिए, मुझे नहीं पता कि आजकल कोई खबरों की कमी है। यकीन से कहता हूं बानी पीटीआई को आज भी सहूलतकारी मैसर है। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू बोले ख्वाहिश है 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीजें दुरुस्त होना शुरू हो जाएं। नवाज शरीफ को 3 बार इख्तिदार से निकाला गया लेकिन कोई जवाब देने को तैयार नहीं। वो लंदन से महीनों नहीं हफ्तों में वापस आ जाएंगे। आईनी तरमीम से कौन सा पहले चीजें सुलझी हुई थी जो आज उलझ गई हैं। इस आईनी तरमीम के बाद वो चोर दरवाजे रुक जाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि कानून सिर्फ बनाने से चोर दरवाजे रुक जाते हैं। क्या 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीजें स्मूथ चलना शुरू हो जाएंगी? खुदा करे, ख्वाहिश है मेरी 3 दफा नवाज शरीफ को पार्लियामेंट से 2/3 अक्सरियत रखते हुए हटाया गया। उनके साथ जो झटका हुआ, जो उनके साथ सलूक किया गया, कोई जवाब देगा? ना अदालतें जवाब दे रही हैं, ना पॉलिसी साज जवाब दे रहे हैं। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट किम जॉनसन का साबिक वजीर आजम बानी पीटीआई की मुसलसल नजरबंदी पर इजहार तशवीश। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी को खत लिख दिया। कहा यह वाज़ेह है कि बानी पीटीआई के खिलाफ अदालती निजाम का गलत इस्तेमाल किया गया। कयास आराइयां है कि बानी पीटीआई की किस्मत का फैसला फौजी अदालत करेगी। बानी पीटीआई की मुसलसल नजरबंदी। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट किम जॉनसन ने तशवीशनाक करार दे दी। बरतानवी वजीर खारजा को खत लिख डाला। किम जॉनसन ने लिखा बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात के लिए अदालती निजाम का गलत इस्तेमाल किया गया। क्या सराइयां हैं, बानी की किस्मत का फैसला मुमकिन तौर पर फौजी अदालत करेगी। बरतानिया बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हुकूमत पाकिस्तान से बात करे। बानी की मुसलसल नजरबंदी को पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए संगीन खतरा समझा जाता है। किम जॉनसन के मुताबिक मुबैना तौर पर बानी की कैद का मकसद सियासी मकासद का हसूल था।
UN वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन ने बानी PTI की कैद गैर कानूनी करार दी। एमनेस्टी इंटरनेशनल भी कहती है कानून का गलत इस्तेमाल करके बानी PTI को सियासत से दूर रखा जा रहा है। पेशावर की फैक्ट्री में लगी आग पर दूसरे दिन भी काबू नहीं पाया जा सका। पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई, 2 हिस्से मुनहदिम हो गए, लेकिन शोले ठंडे नहीं हुए। फैक्ट्री के अंदरूनी हिस्से में धमाके के बाद आग की शिद्दत फिर बढ़ गई। आग बुझाने की कोशिशें अलबत्ता जारी हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे नवाब शेर। हयाताबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट में जो आग लगी थी उनको ताहाल नहीं बुझाया जा सका और अब भी जो है वो फैक्ट्री के कुछ हिस्सों में आग लगी हुई है जिसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो हम इस वक्त फैक्ट्री के अंदर है और कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो अब भी फैक्ट्री के जो अंदरूनी हिस्से है वहां पर जो है वो आग लगी हुई है। ये फैक्ट्री का जो सामने का हिस्सा है ये कल रात गिर गया था और आप बेसमेंट भी इस वक्त देख सकते हैं कि वहां पर भी जो है वो आग लगी हुई है और रेस्क्यू एहलकार जो है अब भी आग को बुझाने में मसरूफ है। रेस्क्यू एहलकारों से भी बात करते। जी बताइए, आप लोग कल से लगे हुए आग को बुझा रहे हैं? हमारे तकरीबन 100 से ज्यादा एहलकार जो है कल से लगे हुए हैं। इस फैक्ट्री के अंदर केमिकल की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है। ज्यादातर जो फायर है वो कंट्रोल हो चुका है। बेसमेंट का जो एरिया है वहाँ पे अभी तक केमिकल पड़ा हुआ है। कोशिश हमारी है कि कम्प्लीटली ये फायर हम कंट्रोल करें। कुछ देर पहले इसी जगह पे जो है वो धमाके की आवाज भी सुनी गई जिसकी वजह से यहाँ पर दोबारा आग भड़क उठी थी। ज्यादातर आग को बुझा लिया गया है लेकिन जो बचा हुआ हिस्सा है और जिस हिस्से में ये आग लगी हुई है उनको भी बुझाने की कोशिश जारी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी कहते हैं कि पेशावर की फैक्ट्री में कल से लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका क्योंकि सरकारी मशीनरी सूबे में नहीं। अली अमीन गंडापुर ने अपने जलसे के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया और वो अभी तक इस्लामाबाद में है। कल पेशावर में एक फैक्ट्री में आग लगी, आज तक उस आग पर काबू नहीं पाया गया। उसकी वजूहत क्या है? उन्होंने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल जिस जलसे में किया था, आज वो सारी मशीनरी मौजूद है इस्लामाबाद। उन्होंने वहाँ पर 1122 भी इस्तेमाल किए, फायर ब्रिगेड भी इस्तेमाल किए, क्रेन्स भी इस्तेमाल किए। तो वही बात होती है कि अगर इस मुल्क में सजा जजा हो जाएगी तो चीज़ें मुस्तकबिल में नहीं। कल मैं पोस्ट टेकिंग मौजूद था तो मैंने एक मंजर देखा प्रेसिडेंट हाउस में। एक शख्स वहाँ पर बैठा हुआ था जो कि साबिक जस्टिस था और वो शख्स भी वहाँ पे बैठा हुआ था जिसको उन्होंने बार बार खत लिखने का भी कह रहे थे। भी क्या 5 साल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अभी वो चेयरमैन सेनेट हैं। जमहूरियत बेहतरीन का काम है। 26 के बाद तो आदमी 27 की कब आदमी है ये पता नहीं। यूनिवर्सिटियों के हालात खराब हैं लेकिन इसका ये हाल नहीं है कि यूनिवर्सिटियाँ बेचें। एज ए चांसलर यूनिवर्सिटीज मैं 1 इंच जमीन की यूनिवर्सिटी की बेच नहीं दूंगा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। दुनिया भर की तरह लंदन में भी कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं। बरतानवी वजीर आजम की रिहाइशगाह के सामने जमा सैकड़ों कश्मीरी इंडियन हाई कमीशन की तरफ मार्च करेंगे। हमारे नुमाइंदे फरीद कुरैशी 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने से हमें तफसील बता रहे हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने मौजूद हूँ जहाँ पर कश्मीरी मर्द ख्वातीन और बच्चे एहतजाज कर रहे हैं। इस मुजाहरे की कॉल मुख्तलिफ कश्मीरी तंजीमों ने दी थी। इस एहतजाज में मर्द ख्वातीन और बच्चे शामिल हैं। यहाँ से थोड़ी देर के बाद ये मार्च शुरू होगा और मार्च की सूरत में मुजाहिरीन भारतीय सफारतखाने के सामने जाएंगे जो है से तकरीबन 1 मील के फासले पर मौजूद है और वहाँ पर एहतजाज किया जाएगा। नारेबाजी भी जारी है और कश्मीरियों के साथ जो इखलाकी सियासी और सफारती हिमायत है वो जारी रखने के अज़्म का इजहार किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बार फिर सियासी मैदान में सरगर्म होने का फैसला। सियासी कमेटी ने जलसों की मंजूरी दे दी। पीटीआई 1 नवंबर को पेशावर, 8 नवंबर को कोयटा में जलसा करेगी। नवंबर के तीसरे हफ्ते कराची में जलसा होगा। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कोयटा का दौरा करेंगे। जराये ने बताया है कि सियासी कमेटी के इजलास में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में केसेस की बाकायदा पैरवी की हिकमत अमली की भी मंजूरी दी गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस की बाकायदगी से पैरवी की जाएगी। लाहौर में पोलो इन पिंक टूर्नामेंट का फाइनल। गैर मुल्की खवातीन राइडर्स और पाकिस्तान में खवातीन सफीरों ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं नजीर भट्टी। लाहौर पोलो क्लब के ज़रिए तमाम पोलो इन पिंक टूर्नामेंट के फाइनल के मौके पर नेजाबाजी का जोश, वेंटेज कारों और हैवी बाइक्स की एंट्री ने शुरका के दिल मोह लिए। न्यू एज केबल और एफजी पोलो के दरमियान होने वाला फाइनल सख्त मुकाबले के बाद न्यू एज ने जीत लिया।
ایران اور برطانیہ کی خواتین رائڈرز کی پرفارمنس شاندار رہی۔ تقریب میں خواتین سفیروں نے بھی شرکت کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کی۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے بریسٹ کینسر کے حوالے سے ٹورنامنٹ کے انعقاد کو سراہا۔ سیاسی سوالات مسکرا کر ٹال دیے۔ آپ مجھ سے پوچھے کہ گورے کتنے خوبصورت تھے یہاں، آپ مجھ سے پوچھیں کہ کہاں کہاں سے مہمان آئے ہیں، آپ مجھ سے پوچھیں کہ بریسٹ کینسر اویئرنیس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، کل آپ مجھ سے پوچھیں کہ عدالت میں کیا ہو رہا ہے، آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کو ان کی والدہ اور والد کی تصویر تحفے میں دی گئی۔ کیمرہ مین احمد بٹ کے ساتھ نذیر بھٹی، ARY نیوز، لاہور۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ FBI نے اسلام آباد میں جعلی رسیدیں دینے والے 2 ریسٹورانٹ سیل کر دیے۔ 5 لاکھ روپے جرمانہ پوائنٹ آف سیل سافٹ ویئر کے ذریعے جعلی رسیدوں کی تصدیق کی گئی۔ FBI کے مطابق پہلے مرحلے میں 25 اکتوبر سے POS نامی اسکیم اسلام آباد میں شروع ہوئی۔ اس اسکیم کی اگلے ماہ سے ملک بھر میں توسیع ہوگی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی افواج کی انسداد دہشت گردی مشق اقبال اول اختتام پذیر۔ مشترکہ مشق کی اختتامی تقریب جراٹ پاکستان میں ہوئی۔ ISPR نے بتایا کہ 2 ہفتے کی مشق میں پاک فوج کے اسپیشل سروسز گروپ اور جنوبی افریقہ کی اسپیشل فورسز کی 2 ٹیموں نے حصہ لیا۔ اختتامی تقریب میں کمانڈنٹ اسپیشل آپریشن اسکول نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ محمد رضوان بن گئے ون ڈے اور T20 ٹیم کے کپتان۔ سلمان علی آغا ہوں گے نائب کپتان۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا اور زمبابوے کے خلاف وائٹ بال سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان بھی کر دیا۔ بابر اعظم، شاہین شاہ آفریدی اور نسیم شاہ آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے اور T20 سیریز کے لیے ٹیم میں شامل ہیں۔ فخر زمان سینٹرل کانٹریکٹ سے نکالے جانے کے بعد ٹیم سے بھی ڈراپ کر دیے گئے۔ کراچی میں انڈور روئنگ ریگاٹا کا انعقاد، 600 سے زائد روورز نے حصہ لیا۔ علی حسن کی رپورٹ۔ شہر قائد میں ہوا انڈور روئنگ ریگاٹا کا انعقاد۔ انڈر 13 سے لے کر ماسٹر کلاس تک ایتھلیٹس نے خوب زور بازو دکھایا۔ 500 میٹر سے لے کر ریلے کیٹیگری میں روورز نے ذہنی اور جسمانی مضبوطی کا تیزی کے ساتھ ثبوت دیا۔ کچھ روورز کو ہمت ہارنے کا افسوس رہا، لیکن مقابلہ ڈٹ کر کیا۔ بہت ایک ٹف سپورٹ ہے جو کھیلا جاتا ہے، جس میں سے آرام سے اس کی ایک پارٹیسپیشن ہو سکتی ہے بیکاز آف دا مشینز کہ آپ کسی بھی جمنیزیم میں کروا لیں۔ روئنگ ریگاٹا میں خاص طور پر اسپیشل کیٹیگری بھی متعارف کرائی گئی تھی، جن کے ایتھلیٹس کو ہار کا کوئی خوف نہیں تھا۔ آپ اپنا بیسٹ کریں، آپ کی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے، ہارنے جیتنے کا کچھ نہیں ہے یہاں۔ The thing is آپ کو اپنے آپ پہ فوکس رکھنا ہے۔ مجھے نظر آتا ہے تھوڑا سا نہیں بھی آتا، لیکن پھر بھی کرتی ہوں۔ اسٹرینتھ ہم سب کو آنی چاہیے۔ انڈور روئنگ ریگاٹا کی وجہ سے بہت سے روورز عالمی مقابلوں میں ملک و قوم کا نام روشن کر چکے ہیں۔ کیمرہ مین مستنصر حسین کے ساتھ علی حسن، ARY نیوز کراچی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔